अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमज़ा अब्दुल सत्तार एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न फाइलिंग इस ऑनलाइन कोर्स में। अच्छा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिटर्न भर दिया है और मैं टैक्स में रजिस्टर हो गया हूँ, टैक्स नेट में दाखिल हो चुका हूँ, तो मेरे ऊपर क्या-क्या चीज़ें हैं जो कंप्लायंसेस जो मुझे मेंटेन करनी है, इनका मैंने ख़्याल रखना है। अगर मैंने अपने आप को टैक्स के अंदर जो है टैक्स नेट में शामिल रखना है, तो किन-किन चीज़ों का मुझे ख़्याल रखना है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मुझे मुस्तकिल बुनियादों पर मेंटेन करनी है और मेरे कौन-कौन से राइट्स जो हैं, वो मुझे अवेलेबल हैं अगर टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से मुझे कोई नोटिस या क्वेरी आ जाती है, तो मेरे पास क्या-क्या राइट्स हैं एक टैक्स पेयर के पास, वो क्या-क्या ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकता है। अच्छा, रिटर्न तो लोग फ़ाइल करवा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो मसला है वो ये है कि लोग जो है ना वो नोटिस से बड़ा घबराते हैं, कहते हैं बीआर से नोटिस आ गया, क्या होगा? अब मुझे जो है वो खाचा देना पड़ जाएगा, पैसे देने पड़ जाएँगे। देखिए, हर सूरत में ज़रूरी नहीं होता कि अगर मुझे नोटिस आ गया है, तो मेरी जेब से पैसे जाएँगे ही और मुझे एफबीआर में खाचा ही देना पड़ेगा और मुझे जो है वो मुझसे टैक्स ही माँगेंगे, ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने सारी चीज़ें मेंटेन की हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड है आपके पास और आपने जो रिटर्न फाइल किया है, वो सब इन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए किया है, तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे अगर आपका बिज़नेस इनकम है और बिज़नेस इनकम में अगर आपने सारे जितने भी एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस का आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। आपने ख़्याल रखा है कि कोई भी एक्सपेंस जो मेरा साल में एक हेड में 50,000 से ऊपर का है, वो मेरा बैंकिंग चैनल के थ्रू है, कैश की फ़ॉर्म में नहीं है। सिंगल एक्सपेंस जो है वो 10,000 से ज़्यादा का कैश की फ़ॉर्म में मेरा नहीं है। जितनी पेमेंट्स है सब बैंकिंग चैनल के थ्रू है, जहाँ विथहोल्डिंग टैक्स काटना था, वहाँ मैंने विथहोल्डिंग टैक्स काटा है। जितनी परचेज़ेज़ है सब बैंकिंग चैनल के थ्रू हैं। तो फिर आपको कोई घबराने की बात नहीं है और जो आपकी इनकम बनती है, उसके ऊपर आपने टैक्स दिया है और जो एडजस्टेबल टैक्स दिखाया है, जो आपका टैक्स पहले से कटा हुआ है, उसका आपके पास सारा प्रूफ है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जो है वो कोई भी जो है आपसे जो है वो टैक्स नहीं ले सकता या पैसे नहीं ले सकता, अगर आपके पास सारी चीज़ें, सारा रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपर है और आपने टाइम पे रिटर्न फाइल किया है और जो ड्यू टैक्स था आपका वो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो फिर कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो जो है वो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, लोग करते हैं कि सुस्ती करते हैं रिटर्न भरने में। सितंबर होती है, लोग कहते हैं यार अभी तो डेट बढ़ जाएगी, ये तो हर साल फ़ेब तक जाती है, दिसंबर तक जाती है, मार्च तक जाती है। सितंबर में नहीं भरते, फिर अक्टूबर आती है, फिर यही होता है, आखिरी दिन लोगों को ख्याल आता है, फिर पोर्टल नहीं चल रहा होता और लोग इसी चक्कर में बैठे रहते हैं, फिर कहते हैं यार चलो अगले महीने देख लेंगे। देखिए, जब ड्यू डेट चली जाती है और अगर आप उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न तो फाइल हो जाएगा और अगर आपने फाइलर बनना है तो भी आप ₹1000 का चालान भरेंगे तो आप फाइलर भी बन जाएँगे। लेकिन अगर आपको उस साल का टैक्स ईयर आपका ऑडिट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा और अगर आप जो है वो आपका रिकॉर्ड पूरा प्रॉपर मेंटेन भी हुआ तो भी आपके ऊपर लेट फाइलिंग की वजह से कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो पेनल्टी लगा सकता है 20,000 25,000 जो भी उसकी रिटर्न में डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी है वो आपके ऊपर फिर भी लग सकती है। तो इसलिए मेरी सबसे पहले गुज़ारिश है कि जब भी टैक्स रिटर्न फाइल करने का इरादा हो, देखें इस काम में कोई सुस्ती ना करें। जून होते ही अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को जमा करना शुरू कर दें, रिकॉर्ड को मेंटेन करना शुरू कर दें, जो जो जहाँ जहाँ आपका टैक्स कटा है उससे रिलेटेड बैंक है उनसे सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दें। अगर कैपिटल गेन हुआ है शेयर्स में तो एनसीसीपीएल की जो टैक्स सर्टिफिकेट होता है टैक्स का वो आप ले लें, अपने ब्रोकर से मंगवा लें और सारी चीज़ों को कंपाइल करना शुरू कर दें। और अगर खुद फाइल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या अगर किसी कंसल्टेंट से करा रहे हैं तो उससे रिटर्न जैसे ही पोर्टल पे ओपन होता है फ़ौरन उससे रब्ता करके उसको चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दें। जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो कंप्यूट करके उसका भी चालान बना के पे कर दें और सारी चीज़ों को लाइन अप कर लें ताकि आखिरी में आपको मुश्किल ना हो और आपका रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही फाइल हो जाए। ऐसा ना हो कि ड्यू डेट निकल जाए और आप टैक्स रिटर्न तो आप फाइल कर दें, लेकिन बाद में फिर वो ऑडिट की परेशानियाँ हों और पेनल्टी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की परेशानियाँ, पेनल्टी की परेशानियाँ आपके सर पे खड़ी हों। ठीक है? अच्छा, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और आप टैक्स नेट में आ सकें तो आपको कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ज़रूरी हैं। अच्छा, क्या है इसका सेक्शन 174 है रिकॉर्ड से रिलेटेड, वो कहता है एवरी टैक्स पेयर इन पाकिस्तान शैल मेंटेन सच अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड हैज मे बी प्रिस्क्राइब। वो प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स क्या-क्या हैं वो भी हम देखते हैं। अच्छा, और ये जो प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स हैं ये कितने साल के लिए मेंटेन होंगे? द प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन फॉर 6 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू व्हिच दे रिलेट। मिसाल के तौर पे अगर ये टैक्स ईयर 2015 के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आपने रिटर्न फाइल कर दिया टैक्स ईयर 2015 का नवंबर 15 में कर दिया, तो आपको ये रिकॉर्ड्स आपको जून 2021 तक, जब तक 2021 का टैक्स ईयर यानी कि जून 2021 जो टैक्स ईयर 2021 बनता है वो एंड नहीं होता जब तक आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे।
अगर आप टैक्स ईयर 2020 का इस साल की बात करें, तो अगर आपने कोई टैक्स ईयर 2020 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको टैक्स ईयर 2020 की आपकी कोई जो बिजनेस इनकम है, कोई भी इनकम है, उसके सारे रिकॉर्ड्स टैक्स ईयर 2026 यानी जून 2026 तक ये रिकॉर्ड आपने मेंटेन अपने पास करने हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जो किसी पिछले साल के रिलेटेड आपकी कोई टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई आपकी कोई प्रोसीडिंग ड्यू है या कोई प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही हैं टैक्स की, चाहे वो कहीं भी चल रही हो, इनकम कमिश्नर के पास चल रही हो, असेसमेंट के फॉर्म में हो, आपने अपील की हुई हो किसी की, या जो है वो किसी कोर्ट में पेंडिंग हो वो, तो जब तक उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, जब उस वक्त तक आपने वो उस टैक्स ईयर के रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है। यानी कि अगर आपका टैक्स ईयर 2019 में खुदा ना खास्ता टैक्स ईयर 2014 का ऑडिट खुल चुका है, आपने जो है वो असेसमेंट भी उसकी जारी है, आपने सारी उसकी डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दी है, लेकिन उसका भी तो कोई डिसीजन नहीं आया, फाइनल डिसीजन आउटकम उसका फाइनल नहीं हुआ, या असेसमेंट हो चुकी है, उन्होंने टैक्स लायबिलिटी लगा दी, आपने अपील की हुई है, तो जब तक अपील का डिसीजन नहीं आता और आप जो अपील में जो अगर टैक्स बनता है वो, या अपील जो है वो असेसमेंट को नल एंड वॉइड कर देते हैं, जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, चाहे वो कितने भी टाइम बाद आए, जब तक आपने उस टैक्स ईयर से रेलिवेंट रिकॉर्ड्स को अपने पास महफूज रखना है, ताकि कभी भी कोई क्वेरी आए तो आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है। अच्छा, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और बिजनेस इनकम ड्राइव कर रहे हैं, देखिए हमने पहले बात की है कि इनकम के अलग अलग हेड्स हैं। एक ही है कि आप सैलरी इनकम ड्रॉ कर रहे हैं, एक आप बिजनेस इनकम है, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपकी, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी इनमें से कौन सी इनकम है। अगर तो आप बिजनेस इनकम ड्राइव कर रहे हैं, तो बिजनेस इनकम से रेलिवेंट क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं जो आपको मेंटेन करने हैं, वो हम उसको डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, जितने भी पैसे, सबसे पहले उसमें क्या है, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय टैक्स पेयर एंड मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिसीव्ड एंड पेमेंट टेकिंग प्लेस। जितने भी आपको बिजनेस से रिलेटेड पैसे आए हैं और जो पैसे आपने बिजनेस से रिलेटेड दिए हैं, वो पैसे आपने उसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करना है, और वो किस फॉर्म में आए हैं और किस वजह से आए हैं। अगर तो यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं, दो तीन चीजें कर रहे हैं, कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, ऑडिट भी कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, तो किस फॉर्म में आए हैं। अगर मुझे कोई इनकम ड्राइव हुई है, तो वो टैक्स के वेबिनार कोर्स कराने से रिलेटेड मेरी वो इनकम है, अकाउंटिंग की सर्विस देने से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी किसी को दी उससे है, या एक्सटर्नल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट से, तो मुझे उसका मैटर भी पता होना चाहिए कि किस उससे पर्टेन करती है और कितने पैसे आए हैं और कब कब आए हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और गुड्स की सेल परचेस कर रहा हूँ, तो जितनी भी सेल और परचेस की है मैंने उस टैक्स ईयर में, उस सेल और परचेस का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए। ऑल सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड बाय द टैक्स पेयर, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं गुड्स का काम नहीं करता, मैं सर्विस, जिस तरह हम ई फर्म में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितनी भी सर्विसेज जो मैंने आगे दी हैं क्लाइंट्स को, और जितनी सर्विसेज मैंने किसी से आगे ली हैं, अगर मुझे पास कोई सर्विस आई और मैंने वो आउटसोर्स कर दी, किसी और को दी है, उससे मैं सर्विस ले रहा हूँ और आगे क्लाइंट को दे रहा हूँ, तो उस सर्विस जो मैंने प्रोवाइड की है और जो सर्विस मैंने ऑब्टेन की है, उनका पूरा रिकॉर्ड टैक्स पेयर के पास 6 साल तक मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर, हमने वेल्थ स्टेटमेंट देखी थी, वेल्थ रिकन्सिलिएशन देखी थी, उसमें सारे एसेट जो हैं वो टैक्स पेयर अपने डिस्क्लोज करता है कि मेरे पास ये एसेट हैं। उन एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। अगर आपकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो उससे रिलेटेड जो लेजर्स हैं, शेयर्स की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो, या आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो वैसे खैर लोगों के पास मौजूद ही होते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका जो एफबीआर का चालान दिया है उसका रिकॉर्ड, या अगर आपने कोई कार मोटर व्हीकल परचेस की है, तो जो शोरूम वालों की जो इनवॉइस होती है वो, और जो कार के जो पेपर्स हैं वो पूरा रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ये भी 6 साल के लिए होना चाहिए। ठीक है। जो एसेट आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आ रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड, जिस साल आ रहे हैं, 2015 में आ रहे हैं टैक्स ईयर, तो 2021 के टैक्स ईयर खत्म होने तक वो सारा रिकॉर्ड आप अपने पास मेंटेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल लायबिलिटीज ऑफ टैक्स पेयर, जितनी लायबिलिटीज है जो मुझे देनी है, मैंने किसी को लोन दिया हुआ, मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड, मैंने किससे लोन लिया है, कब लिया है, कितना लिया है, किस फॉर्म में लिया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहा है, तो हर आइटम से रिलेटेड उसकी जो कॉस्टिंग है उसका भी पूरा रिकॉर्ड उसके पास मौजूद होना चाहिए कि मटेरियल की रिलेटेड इसकी कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट क्या है, ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या है, उसका भी पूरा रिकॉर्ड टैक्स पेयर के पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा, वो टैक्स पेयर जो बिजनेस इनकम जनरेट कर रहे हैं 5 लाख रुपए तक की,
साल की 5 लाख रुपए तक की बिजनेस इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो टैक्स भी दे रहे होंगे, उनके पास क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? अच्छा, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहला है सीरियल नंबर एंड डेटेड कैश मेमो इनवॉइस। जितनी भी आपकी जो इनवॉइस होंगी, बिजनेस इनवॉइस होंगी, वो सारी सीरियल नंबर्ड होंगी। इससे एफबीआर को फायदा ये होता है कि पता लग जाता है कि बीच में कोई इनवॉइस गायब तो नहीं हो गई। तो आपने जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो सारी सीरियल नंबर्ड, अगर आप चाहे पैड पे करते हैं या सिस्टम जनरेटेड होती है आपकी इनवॉइस, या एक्सेल पे बनाते हैं, तो सारी इनवॉइस नंबर वाइज होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरियल नंबर होनी चाहिए, सारी लाइन से होनी चाहिए, बीच में कोई इनवॉइस गायब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो इनवॉइस के ऊपर, रिसिप्ट के ऊपर, सेल रिसिप्ट के ऊपर, ठीक, तो सीरियल नंबर होना चाहिए। उसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए, वो बिजनेस जो बिजनेस कर रहा है उसकी इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, उस पर अगर आपकी कोई सेल इनवॉइस है तो सेल इनवॉइस पे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि आपने जिसको सेल प्रोवाइड की उसका नाम है, कि कौन है, टैक्स पेयर कौन है जिसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इंडिविजुअल है, एओपी है, जो भी है उसका नाम आएगा, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में उसका सीएनआईसी नंबर, और अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो सेल टैक्स नंबर आएगा। और अगर एओपी या कंपनी है तो उनके केस में उनका एनडीए नंबर आएगा। एओपी और कंपनी के पास तो जो है वो सीएनआईसी नहीं है, उसके केस में उनका जो है वो एनटीएन नंबर आएगा, ठीक है। और अगर सेल टैक्स नंबर है इनमें से किसी का भी है तो सेल टैक्स नंबर भी आएगा। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी कि मैंने कौन सी जो है वो गुड्स ऑफर की हैं, कितनी ऑफर की हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है और पर यूनिट की वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई प्रोडक्ट इशू की है, पेनाडोल, तो वो है दवाई है, अगर मैंने किसी को पेनाडोल प्रोडक्ट दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि पेनाडोल, ठीक है, जितने भी एमजी है वो लिख दिया। फिर उसकी एक दूसरा कॉलम होगा जिसमें मैं उसकी क्वांटिटी लिखूंगा, तीसरे कॉलम में मैं उसका फिर रेट लिखूंगा कि पर यूनिट रेट ये, और फिर चौथे कॉलम में मैं उसकी टोटल वैल्यू लिखूंगा कि इतनी उसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ट्रांजेक्शन जो 100 रुपये से भी कम की हो तो उसके लिए जो है अलग से जो है वो कैश मेमो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनका पूरी ऐसी ट्रांजेक्शन जो दिन में 100 रुपये से कम की होती हैं उनका दिन में एक ही साथ कैश मेमो में आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि एंटरटेनमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं छोटे छोटे, 50 रुपये को एक्सपेंस कर लिया, कुछ मंगा लिया, कभी कोई क्लाइंट आया उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, कुछ मंगा लिया, तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस 100 रुपये से कम के होते हैं उनका क्लोजिंग पे आप एक मेमो बना सकते हैं, उसकी समरी बना सकते हैं, उसका आपको पर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो डेली रिकॉर्ड है, रिसिप्ट से रिलेटेड जो पैसे आए हैं, सेल हुई है, पेमेंट हुई है, परचेज हुई है, और जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उनके भी हेड वाइज जो है वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और जो परचेज और एक्सपेंसेस के वाउचर्स हैं वो भी मन, एक तो सेल से रिलेटेड तो हमने बात कर ली कि इनवॉइस होनी चाहिए, परचेज वाउचर जो है आपका, जो सामने वाली पार्टी ने आपको वाउचर इशू किया वो, और एक्सपेंसेस के जो वाउचर्स हैं जो आपने एक्सपेंसेस निकल के उनके वाउचर्स बनते हैं, वो वाउचर्स भी आपके पास पूरे पूरे मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। ये उस सूरत में है कि अगर आप बिजनेस इनकम ड्राइव कर रहे हैं तो आपने ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये रिकॉर्ड आपने 6 सालों के लिए मेंटेन करने हैं। टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर से पर्टेन करते हैं उसके अगले 6 सालों, 6 साल जब तक पूरे 6 टैक्स ईयर उसको मुकम्मल नहीं हो जाते उस वक्त तक बिजनेस इंडिविजुअल के पास ये सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑडिट का आपका खुदा ना खास्ता कभी खुल गया तो आपने ये सारे रिकॉर्ड एफबीआर में सबमिट करवाने होंगे। अच्छा, ये रिकॉर्ड जो है आप फिजिकली भी जो है, अगर आपको नोटिस आया किसी कमिश्नर का एड्रेस लिखा है तो आप उनको फिजिकली भी दे सकते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास आइरिस पोर्टल के ऊपर भी होता है, अगर आपने कोई ऑडिट नोटिस आपको आया और आपने चेक करना है कि नोटिस ठीक है, तो जब आप अपने आइरिस के पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड पर आपको इनबॉक्स के अंदर वही नोटिस बिल्कुल नजर आएगा, मौजूद होगा, ठीक है। आप उस इनबॉक्स में जाके उस नोटिस को सेलेक्ट करें तो उसमें ऑप्शन देता है व्यू और रिप्लाई का, आपने रिप्लाई किया और जो आपका अपना जो जवाब समझते हैं वो आप अपना जवाब उस नोटिस से रिलेटेड वहां पर सबमिट कर सकते हैं टैक्स पेयर को एड्रेस करके। और उसके बाद जो है, जो उसके ऊपर आपके ने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगी है तो जितनी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो भी आप स्कैन कर सकते हैं, उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, सारी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज सकते हैं। आपको एफबीआर विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइरिस पोर्टल पे ही आपका नोटिस भी आ जाता है और नोटिस का जवाब भी आप आइरिस पोर्टल के ऊपर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी रिकॉर्ड हैं ये 6 साल तक टैक्स ईयर के, अगले 6 टैक्स ईयर तक मेंटेन करने होंगे। और जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी या इंक्वायरी चल रही है तो जब तक वो असेसमेंट, इंक्वायरी या ऑडिट मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक वो रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, चाहे वो 6 साल या 8 साल या 10 साल तक, जब तक वो चल रहा हो। अब अगर इंडिविजुअल जो है वो
टैक्स पेयर जो है, अगर वो बिजनेस इनकम जनरेट नहीं कर रहा, अगर वो बिजनेस इनकम के अलावा और किसी फॉर्म में इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंटल और कैपिटल गेन, अगर वो इस फॉर्म में अगर आपकी इनकम होगी तो आपको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। ठीक है। अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है जो सैलरी अर्न कर रहा है, और अगर उसका एम्प्लॉयर ही उसका टैक्स डिडक्ट कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करके उसका टैक्स जमा करा रहा है गवर्नमेंट को, और वो सैलरी इंडिविजुअल अपनी सैलरी अर्न कर रहा है, नेट सैलरी अर्न कर रहा है, तो उसको अपनी सैलरी का क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, वो सैलरी का रिटर्न फाइल करेगा, और उसको साल के एंड में अपनी कंपनी से बस एक सैलरी का टैक्स सर्टिफिकेट आता है, सैलरी टैक्स सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट उसने लेना होगा। उसमें उसकी ग्रॉस सैलरी टैक्स कितना कटा है वो, और नेट सैलरी आ रही होगी, वो उसका रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड उसको 6 साल तक मेंटेन करना होगा। और ये टैक्स सर्टिफिकेट सफिशिएंट टैक्स रिकॉर्ड है, उसको उसके अलावा और कोई कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है। बस वो अपनी सैलरी से रिलेटेड जो टैक्स सर्टिफिकेट है वो उसकी कंपनी उसको प्रोवाइड कर देगी। उसने कंपनी ने जो जो चालान पे किए टैक्स के वो लेने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने, कंपनी अपने विथ होल्डिंग के ऑडिट में उसको बताएगी। इंडिविजुअल के लिए, एम्प्लॉय के लिए बस ये है कि वो अपनी सैलरी का जो टैक्स सर्टिफिकेट है वो ले ले, कि उसमें ग्रोस सैलरी आ रही हो और जो टैक्स कटा है उसकी सैलरी के ऊपर उसकी डिटेल्स मौजूद हो। ये उसको अपने एम्प्लॉयर से ही मिल जाएगा, एम्प्लॉय को कुछ नहीं करना होगा, एम्प्लॉय को बस ये करना होगा कि इस रिकॉर्ड को 6 साल तक संभाल के रखना होगा, इस टैक्स सर्टिफिकेट को। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी फाइल बना लें और उसमें सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर लें। अच्छा, अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न कर रहे हैं, अगर आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट में दी हुई है, उससे रिलेटेड जैसे हमारी बात हो चुकी है, उनके स्लैब्स भी अलग हैं। अगर आप वो अर्न कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। उससे पहले सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको टेनेंसी एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है। आपने जिसको भी रेंट पे दी हुई है जगह, टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के अंदर जो है वो रेंट आना चाहिए, मंथली रेंट क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, और जिसको रेंट पे दिया गया है उसकी सारी लैंडलॉर्ड की, और जिसने रेंट पे लिया है उन सब की सारी डिटेल्स आनी चाहिए, CNIC आने चाहिए, एड्रेसेस आने चाहिए, पूरा प्रॉपर टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, और तो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। और ये एग्रीमेंट अगर पिछले साल का था एक्सपायर हो गया, तो हर साल उसको रिन्यू करना वो आपकी जिम्मेदारी है, लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि उसको रिन्यू करें। तो क्या FBR के अंदर आपने जो लेटेस्ट एग्रीमेंट होगा वो आपने सबमिट करना होगा, जो वैलिड होगा। ठीक है। या जिस टैक्स ईयर से पर्टेन करता होगा उस टैक्स ईयर का रेंट एग्रीमेंट आपने सबमिट करना होगा। इसलिए बेहतर है कि उसको जैसे ही साल खत्म हो जाए, रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाए, अगर टेनेंसी, अगर रेंट चल रहा है और रेंट आ रहा है आपका वैलिड है, तो फिर वो एग्रीमेंट को फौरन रिन्यू करवा लिया जाए। ठीक है। अगर तो बीच में टेनेंट छोड़ के चला गया है, 6 महीने वो रेंट पे रहा, 6 महीने जो है वो टेनेंट जो है आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ के चला गया और आपके पास दूसरा टेनेंट नहीं आया, आपकी रेंटल इनकम 6 महीने की है, तो उसका टेनेंसी का टर्मिनेशन एग्रीमेंट भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, कि यानी कि उससे टैक्स वालों को ये पता लग जाएगा कि आपका जो रेंट है वो कितने महीनों का है और कितने महीने के बाद आपका ये टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म हो गया है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज होती है रिसिप्ट। ये यूजुअली कंपनी के केस में होता है कि जो आप रेंट लेते हैं, कंपनी आपको उसकी रिसिप्ट दे रही होती है, उससे रिलेटेड कंपनी जो टैक्स काटा होता है, तो कंपनी जो टैक्स रेंट देती है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने कंपनी को रेंट में दी हुई है, तो कंपनी क्या करती है कि वो टैक्स काट के आपको नेट पैसे देती है रेंट के ऊपर, आपने खुद टैक्स नहीं काटना होता, पे नहीं करना होता, कंपनी खुद ही रेंट के ऊपर आपका जो टैक्स बनता है, अगर वो स्लैब में फॉल करता है तो कंपनी खुद ही उसका टैक्स दे देती है, और आपको एक रिसिप्ट देती है कि इस 6 महीने में या इस क्वार्टर में हमने आपको इतना रेंट पे किया है, उसके ऊपर इतना टैक्स काटा है, तो उसकी जो रिसिप्ट है वो आपने संभाल के रखनी है, और जो टैक्स कटा है उससे रिलेटेड जो चालान है जो कंपनी ने पे किए हैं वो कंपनी आपको वो प्रोवाइड कर देगी। अगर आपने कंपनी को दी हुई है तो वो भी आपने 6 साल तक उसका रिकॉर्ड भी संभाल के रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपने जो है रेंटल इनकम में से कोई डिडक्शंस की है तो उसका आपके पास पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने उसके रिलेटेड रेंट प्रॉपर्टी से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है वो, अगर आपने कोई लोकल रेट टैक्सेस चार्जेस दिए हैं वो, या आपने जो है वो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स पे किया है उसका, या कोई ब्रोकर को आपने पैसे दिए हैं, तो उसका आपके पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, ये रिकॉर्ड, ये इसकी क्या ज़रूरत है, तो क्या रेंटल इनकम पे तो जो है वो एक्सपेंसेस अलाउड होते नहीं है, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। देखें, एक तो कंपनी के लिए जो है वो अलाउड होते हैं, कंपनी जो है
रेंटल इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस पे एडजस्ट कर सकती है। दूसरा, इंडिविजुअल और एओबी के केस में अगर आपकी रेंटल इनकम, हमने ये रेंटल इनकम की वीडियो में इसको देखा था कि अगर आपकी रेंटल इनकम 4 मिलियन से ऊपर है तो आप उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउड है। उस सूरत में आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपकी रेंटल इनकम 4 मिलियन से कम है और आपको आपके एक्सपेंसेस भले हुए हों, लेकिन चूंकि आपको उन एक्सपेंसेस का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो आपको अपनी एज अ टैक्स डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ग्रॉस रेंटल इनकम के ऊपर ही टैक्स पे कर दिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कैपिटल गेन की। अगर तो आपका कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है जो आपने ली और उसको बेच दिया और उसके ऊपर आपको गेन हुआ, तो हम उसके ऊपर जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी होगी। एक तो आपने जब वो एसेट लिया होगा तो एक एग्रीमेंट बना होगा, सेल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, ये तो वो आपको आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जो अगर उससे रिलेटेड कोई डिडक्शन या कोई कॉस्ट इंकर की है, आपने एफबीआर के चालान पे किए हैं, स्टैंप ड्यूटी पे की है, ब्रोकर की फीस पे की है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और फिर जो आपको कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है डिस्पोजल के टाइम पे, वो भी आपके पास, उसका भी पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। उसका सेल एग्रीमेंट, जो पैसे आपके अकाउंट में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल करने से, ये कैपिटल एसेट सेल करने से रिलेटेड है। उसकी आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि आपका एसेट कितने साल पुराना है, कितने का लिया था और आज कितने का बिका है, और उसके ऊपर कितना मुझे कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तो कैपिटल गेन आपको शेयर्स के ऊपर हुआ है, लिस्टेड सिक्योरिटीज के ऊपर हुआ है, उसका हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की वीडियो में देखा था कि उसकी जो है, हमने आपको बताया था कि एनसीसीपीएल एक टैक्स सर्टिफिकेट दे देता है और आपको जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो ब्रोकर ही लेजर में से हर महीने आपको डिडक्ट कर रहा होता है और एनसीसीपीएल में पे कर रहा होता है। एनसीसीपीएल बता देती है कि इस क्लाइंट का इतना आपका टैक्स है, वो ब्रोकर आप खुद पे कर देता है और वो पैसे आपके लेजर में से डिडक्ट कर लेता है। तो उसके केस में अगर आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको एनसीसीपीएल से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका ब्रोकर दे देगा, या आपको इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस जाके निकलवा सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह सैलरी का सर्टिफिकेट होता है, इस तरह एनसीसीपीएल का सर्टिफिकेट होता है। वो सफिशिएंट एविडेंस है उसके लिए, बाकी आपको उससे रिलेटेड और कोई एविडेंस जमा करने की जरूरत नहीं है। उसमें सब डिटेल्स होती हैं, आपने इस साल कितना प्रॉफिट किया है, कितने शेयर्स बेचे हैं, उनके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना टैक्स एनसीसीपीएल ने आपका डिडक्ट किया है, सारी डिटेल्स उसके ऊपर मौजूद होती है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरी उसके अलावा कोई इनकम है, जैसे डिविडेंड वारंट्स हैं, अगर मेरे पास वारंट्स की फॉर्म में इनकम है, डिविडेंड मेरी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हुई है, उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिलता है, तो वो जो डिविडेंड, पहले तो फिजिकली डिविडेंड वारंट आते थे, अब फिजिकल डिविडेंड वारंट आना बंद हो गए हैं। अब या तो आपको ईमेल पे वारंट्स आते हैं, या हमने डिविडेंड में बात की थी कि सीडीसी से आपको एक, अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाके अपने आप को सब्सक्राइब करा ले तो ई डिविडेंड रजिस्टर मिल जाता है। उसमें पूरे साल की डिटेल होती है कि इस कंपनी से कितना डिविडेंड आया, कितना उसके ऊपर टैक्स कटा, ग्रॉस डिविडेंड क्या था, टैक्स कितना कटा, नेट डिविडेंड कितना है, ज़कात कितनी कटी, और ये पैसे डिविडेंड आपके किस बैंक अकाउंट में गिरे हैं। ये पूरा आपको डिविडेंड सी रजिस्टर सीडीसी से मिल सकता है, ई डिविडेंड रजिस्टर्स को बोलते हैं। अगर आपके पास ये है तो ये सफिशिएंट एविडेंस है। आप इसकी पीडीएफ फाइल मिलती है, आप इसको एफबीआर में, अगर आपका ऑडिट खुले और डिविडेंड से रिलेटेड आपकी कोई सवाल करें तो आप ये ई डिविडेंड रजिस्टर सीडीसी का एफबीआर में सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रॉयल्टी और फ्रेंचाइज फी मिल रही है, अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो रॉयल्टी और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट जो है उसकी आपके पास डिटेल होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको कितने पैसे हैं उसकी भी डिटेल, उसका भी पूरा रिकॉर्ड आपके पास टैक्स ईयर खत्म होने के 6 साल बाद तक मौजूद होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन करने हैं। ये इसलिए करने हैं कि जब भी आपका ऑडिट खुले या एफबीआर आपसे टैक्स के हवाले से आपकी असेसमेंट खोले और कोई भी चीज आपसे मांगे, तो आपके पास इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद हो, आपको उस टाइम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए इन सब चीजों को जो है वो आप ध्यान से नोट डाउन कर लें, और जब भी आपकी इनसे रिलेटेड कोई भी, इनसे आपकी इनमें से कोई भी इनकम हो, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं, उन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। ठीक है। अगर आपको कोई प्राइस बॉन्ड निकला है या कोई लॉटरी निकली है, तो उसका एविडेंस उसके प्राइस बॉन्ड के ऊपर जो है एक चालान जैसा मिल जाता है वारंट की तरह का, कि इतने का आपका प्राइस बॉन्ड है, उसके ऊपर इतना टैक्स कटा है। ठीक है। तो वो आपके पास उसका भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि आपने इतना टैक्स कटा है और जो स्टेट बैंक को जमा हो गया है। ठीक है। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है या कोई डिपॉजिट है, एडवांस है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि आपने वो मोड ऑफ लोन किया था, ठीक है, किस फॉर्म में लोन दिया गया,
या एडवांस दिया गया, ठीक है, क्रॉस चेक के थ्रू दिया गया हो, तो जब वो इसका नोटिस आता है तो उसमें वो चेक की कॉपी भी मांग लेते हैं। तो जब भी आप कोई लोन एडवांस ऐसा दें, अगर या तो ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो उसका स्नैपशॉट रख लें, या अगर आपने क्रॉस चेक के थ्रू किया है तो उस क्रॉस चेक की कॉपी जरूर अपने पास रख लें, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। या अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई गिफ्ट मिला है, अगर आपको आपके अब्बू की तरफ से कोई गिफ्ट मिले हैं पैसे, तो वो भी ज़रूरी है कि वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू, और उस चेक की कॉपी, एक क्रॉस चेक जो आपने इशू किया है आपके नाम का होना चाहिए, और उस क्रॉस चेक की कॉपी आपके पास मौजूद हो, ठीक है। और जो गिफ्ट होता है उसमें जो है गिफ्ट डीड की भी ज़रूरत पड़ती है, तो गिफ्ट डीड भी अगर आप बना लें कि इतने पैसे 50 रुपए के 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गिफ्ट डीड बना लें कि इतने पैसे इस मद में, गिफ्ट की मद में बाप से बेटे को या बेटे से भाई को, जिसको भी आप कर रहे हैं गिफ्ट दे रहे हैं, उसके नाम पे गिफ्ट डीड एक बन जाए, ताकि आपको जब आपको ऑडिट खुले तो उस टाइम आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर जो बिजनेस इनकम, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है और आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया भी है, तो आपके रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होना चाहिए? ये रिकॉर्ड, आपका जो भी रिकॉर्ड है, ये आपका आपके बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर मेंटेन होना चाहिए, हर वक्त मौजूद होना चाहिए पिछले 6 टैक्स ईयर्स का। अच्छा, अब इसमें सवाल ये आता है, लोग पूछते हैं कि अगर हमारी तो 3-4 ब्रांचेस हैं, तो मैं इनका रिकॉर्ड जो है वो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड हर जगह तो नहीं रख सकता, उसका रिकॉर्ड कहाँ होगा? उस सूरत में ये होगा कि जो है हर ब्रांचेस अपना रिकॉर्ड मंथली, क्वार्टरली जो भी है वो आपकी जो हेड ऑफिस है उसको भेज रही होंगी, या जो आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो आपने टैक्स में डिक्लेयर की हुई है, टैक्स में जो एड्रेस आपने डिक्लेयर किया हुआ है, वहां पर प्रॉपर सेंट्रलाइज डेटा मौजूद होना चाहिए, वहां पर आपका सारा डेटा पिछले 6 सालों का मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तुमने बात कर ली कि ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा, सेक्शन 177 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कमिश्नर के पास राइट होता है कि वो आपका ऑडिट खोल दे। अगर आपके खिलाफ खुदा ना खास्ता को आपका ऑडिट खोल गया और ऑडिट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, तो आप उस सूरत में क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी पड़ जाएंगी, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, आपका ऑडिट बेसिकली कब खुलता है? देखिए, जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनका ऑडिट बहुत कम खुल रहा होता है, जिनकी डिविडेंड से रिलेटेड इनकम है, फुल एंड फाइनल इनकम है, या रेंटल इनकम आ रही है, कंपनी टैक्स काट रही है, उनका भी ऑडिट बहुत कम खुल रहा होता है। और अच्छा, ऑडिट ज्यादा कब खुल रहा होता है आपका? जब आपकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेवल हो रहा होता है, आपकी इनकम इतनी नहीं है, आपकी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा है, तो उसका रिकॉर्ड एफबीआर के पास जाता है। ये जो एफबीआर का जो मालूमात पोर्टल है उस पर आप जाके चेक भी कर सकते हैं, उनके पास आपकी सारी डिटेल्स आ रही होती हैं, आप कहाँ का ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी जो डिविडेंड इनकम आ रही है उसके ऊपर कितना टैक्स कंपनी काट रही है, या बैंक आपकी अकाउंट में साल में विड्रॉल पे या चेक पे कितना टैक्स काटे, उसकी सारी रिकॉर्ड वहाँ पे उनके पास आ रहा होता है। तो अगर आप कोई गलत चीज़ डाल रहे हैं तो वहाँ से उसको ट्रेस कर सकते हैं, पकड़ कर सकते हैं एफबीआर वाले। या वो लोग जो गाड़ियाँ परचेस करते हैं और हाउसेस परचेस कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे होते हैं और गाड़ियाँ परचेस करते हैं, उनका नाम जो है ना वो बेसिकली बैलेट सिस्टम में चला जाता है, और फिर वो सिस्टम जो है वो बैलेट के थ्रू ऑडिट सेलेक्ट कर रहा होता है। तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि अगर आपने कोई गाड़ी, नई गाड़ी, न्यू कार की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू कार परचेस की है, या आपने जो है कोई प्रॉपर्टी ली है और अपने नाम के ऊपर सबलीज करा ली है, तो इन सूरतों में जो है चांसेस होते हैं कि आपका सिस्टम के थ्रू, बैलेटिंग के थ्रू आपका ऑडिट खुल सकता है। अच्छा, जब आपका ऑडिट खुल जाएगा तो क्या होगा? अगर कमिश्नर ने या सिस्टम जनरेटेड आपका ऑडिट खुल गया, तो कमिश्नर पिछले 6 सालों की कोई भी रिकॉर्ड, इंक्लूडिंग आपके जो अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, और जितना रिकॉर्ड जो अपने ऊपर बात किया कि जो मेंटेन करना जरूरी है, उनमें से कोई भी चीज़ आपसे पिछले 6 सालों की ऑडिट की मांग सकता है, ठीक है। और कमिश्नर, या अगर कमिश्नर ने किसी ऑफिसर को, असिस्टेंट ऑफिसर को ऑथराइज किया हुआ है, तो वो आपके प्रेमिसेस को भी विजिट कर सकता है, और अगर आपका डेटा किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, एक्सेल में है, या आपने कोई ईआरपी सिस्टम लगाया हुआ है किसी सिस्टम के ऊपर, तो उसको भी अपनी पोजीशन में ले सकता है। और अगर हार्ड कॉपीज जो हैं, जितनी भी हार्ड कॉपीज हैं, सारा डेटा जो आपकी फाइलें हैं, वो भी अपनी पोजीशन में ले सकता है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, सारा डेटा वो आपका उठा के ले जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने डेटा को सही तरह प्रॉपर मेंटेन करें, और जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो प्रॉपर तरीके से लेके चलें, ताकि ऑडिट के वक्त में आपको कोई मुश्किल ना हो, और जो प्रॉपर इनवॉइसेज जिनकी मौजूद हैं, खुदारा उसके ऊपर जो है जो टैक्स बनता है उस टैक्स को पे करें और छुपाएं ना, क्योंकि जब ये ऑडिट खुलेगा तो आपके लिए बड़ी तकलीफ का बाइस बन जाएगा। अच्छा, कमिश्नर जो है ये सारी डॉक्यूमेंट्स को ले सकता है, आपकी प्रेमिसेस को विजिट कर सकता है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स उठवा सकता है फिजिकल,
हार्ड कॉपी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइलें हैं, वो भी ले जा सकते हैं। और सिस्टम जिनके ऊपर डेटा मौजूद हो रहा है, बाज़ दफ़ा हमने अपने क्लाइंटों पे ये भी देखा है कि एफबीआर की टीम आई और पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के ले गई, उनसे आईडी पासवर्ड लिया सिस्टम को चलाने का और पूरे के पूरे सिस्टम उठा के ले गई। तो ये भी एफबीआर के वालों के पास राइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कमिश्नर आपको ऑडिट करेगा, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पूरी तरह एग्जामिन करेगा। और अगर उससे रिलेटेड उसको डेटा जो उसने रिकवर किया है आपके प्रेमिस से, उसके अलावा कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो उसके बाद आपको कॉल करके वो चीज़ मंगवा भी सकता है, उसके बारे में पूछ भी सकता है। अच्छा, आप जो आपका जो रिटर्न होता है वो आपकी बेसिकली डीम्ड असेसमेंट होती है कि आप ये समझते हैं कि मेरा ये आपके असेसमेंट के हिसाब से आपका ये टैक्स बनता है और इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अच्छा, लेकिन कमिश्नर जो है वो आपसे जब सारा रिकॉर्ड ले लेगा, आपसे जितना भी जो आपका टैक्स का रिकॉर्ड है वो कलेक्ट कर लेगा और एक्सप्लेनेशन आप प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद कमिश्नर जो है आपकी अमेंडमेंट को आपकी असेसमेंट को अमेंड कर सकता है और आपकी जो टैक्सेबल इनकम या टैक्स लायबिलिटी है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि आपने कोई चीज़ छुपाई है या टैक्सेबल इनकम आपकी ज़्यादा बनती है, एक्सपेंसेस गलत आपने क्लेम कर लिए हैं या आपने कैश एक्सपेंसेस जो कि लिमिट से ऊपर थे वो क्लेम कर लिए हैं, तो वो आपकी असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। अच्छा, कमिश्नर जो है वो किसी भी साल का आपका ऑडिट खोल सकता है, चाहे भले आपका पहले ऑडिट खुला हो किसी और साल का, लेकिन उसके पास राइट होता है कि अगर उसको लगता है तो आपका किसी भी साल का ऑडिट खोल सकता है और उससे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड है आपसे मांग सकता है। अच्छा, अगर तो आपका केस बहुत टेक्निकल है और आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट बहुत सारी हैं, वेरिफिकेशन है, तो एफबीआर के पास ये भी राइट है कि वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को या आईसीएमए क्वालिफाइड कोई बंदा या उसकी फर्म को अपॉइंट कर ले और एज अ ऑडिटर सिलेक्टेड केसेस में और उससे पूरा ऑडिट कराए, ताकि उनको पता लग सके कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बननी चाहिए। पूरा आपका प्रॉपर उनसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी एफबीआर करवा सकता है और उस केस में आप बाउंड होंगे कि जो भी ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको एफबीआर ने ऑथोराइज किया है, आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अपनी वेरीफाई कराएं, जिस तरह कमिश्नर को करानी है उस तरह वो सारी डॉक्यूमेंट्स वो आपकी वेरीफाई आपके प्रेमिसेस पे या ले जाके वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा, जो अभी हमने बात कर ली कि जो रिटर्न ऑफ इनकम होता है वो आपका जो है वो टैक्स असेसमेंट होता है, टैक्सेबल इनकम की असेसमेंट होती है। लेकिन एक सूरत में वो आपकी असेसमेंट नहीं होगी, आपकी फाइनल वो नहीं तस्वुर किया जाएगा कि आपका जो है वो डीम्ड असेसमेंट है। उस सूरत में जब कमिश्नर को ये लगेगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है वो आपका रिटर्न कंप्लीट नहीं है, उस सूरत में आपको पहले वो कमिश्नर नोटिस देगा कि आप इस रिटर्न इनकम टैक्स के रिटर्न में ये चेंजेस करके या इसको कंप्लीट करके, या अगर उसको लगेगा कि आपने कुछ रेवेन्यू वगैरह कम दिखाया है तो बोलेगा कि पहले इसको दोबारा कंप्लीट करो, इसमें ये चेंजेस करो और फिर दोबारा रिटर्न को सबमिट करो। ये नोटिस कमिश्नर जो है वो 180 डेज के अंदर जो है रिटर्न फाइल करने के अंदर जो है वो आप उससे कह सकता है कि आप इसको चेंजेस करें या इसको रिवाइज करें। और अगर आपने रिटर्न फाइल करने का नोटिस आ गया और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं किया, तो आपने जो नोट रिटर्न भरा है वो टैक्स के लिए, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये समझ जाएगा कि आपने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न ही फाइल नहीं करा है। क्योंकि अगर कमिश्नर को लगता है कि इसमें आपके रिटर्न में कोई चेंजेस की ज़रूरत है और अगर आपने वो जो चेंजेस बोली गई वो चेंजेस नहीं की, तो कमिश्नर उसको तस्वर कर लेगा कि जैसे आपने ड्यू डेट के ऊपर रिटर्न ही फाइल आपका नहीं हुआ है, रिटर्न फाइल नहीं किया गया आपकी तरफ से। अच्छा, जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो आपका कब समझा जाएगा कि बिल्कुल सही फाइल किया गया है, और वो डीम्ड असेसमेंट आपकी कब समझा जाएगा, उसकी कुछ कंडीशन है। अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी ट्रीटेड एज द कंप्लीट रिटर्न इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ये कंडीशंस अगर फुलफिल कर ली जाएं तो आपका वो रिटर्न जो है वो बिल्कुल सही समझा जाएगा। वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में हो, जैसे आईरिस पे जो डिक्लेरेशन के अंदर जो फॉर्म दिए हुए हैं रिटर्न के, उसके हिसाब से आपने उसको फाइल किया हो, ड्यूली साइंड हो। हमने रिटर्न में देखा था फाइलिंग के वक्त कि एंड में एक ऑप्शन होता है वेरिफिकेशन का, वहाँ वेरीफाइन में जाके आपने अपना सीएनआईसी डालना होता है, पिन कोड होता है आपका, पिन कोड जो आपका एनटीएन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास आया होता है, वो आपने पिन कोड डालना होता है और फिर वहाँ पर वेरीफाई का बटन होता है वो दबाना होता है, उसके बाद फिर रिटर्न सबमिट होता है। तो ये जो ड्यूली साइंड है इसका मतलब यही वो वेरीफाइन है। अगर आपने वेरीफाइन कर ली तो इसका मतलब है कि आपका वो रिटर्न ड्यूली साइंड है। इसमें जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन है, वो सारी दी गई हो, सारे एक्सपेंसेस, सारे जो सेल्स है वो पूरी
आपने जो है वो डिस्क्लोज कर दिए और जितने हेड वाइज जो एक्सपेंसेस हेड वाइज इंकर हुए हैं एक्सपेंसेस वो उसी हेड में आपने चार्ज कर दिए हो, ठीक है। अगर आपकी कोई पेमेंट बनती है तो उसका पेमेंट जो आपकी डिडक्ट हो गई है उसका आपने जो है वो आपने वो दे दिया हो, पेमेंट से प्रूफ दे दिया हो कि मेरे इन हेड से रिलेटेड कितनी पेमेंट डिडक्ट हो गई है, और जो आपकी उसके अलावा नेट पेमेंट बनती हो वो आपने नेट पेमेंट पे करके चालान बना के गवर्नमेंट को पे कर दी हो, ठीक है। अच्छा, अगर बिजनेस की बात की जाए तो आपके अकाउंट्स की भी कॉपी वो मांग सकते हैं। ज़्यादातर कंपनीज के केसेस में होता है कि कंपनी को अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जो है रिटर्न के साथ साथ में आपने देखा होगा एक अटैचमेंट का फोल्डर होता है, उसमें अपने ऑडिटेड अकाउंट्स उन कंपनीज को जो ऑडिट करवाती हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स भी अपने ऑडिटर से करवा के वो अटैच करने होते हैं, ठीक है। आपका जो रिटर्न है उसके साथ आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो, हमने बात कर ली है कि ये रिटर्न का ही पार्ट होता है। आपने पहले अपने रिटर्न टैक्सेबल इनकम बतानी होती है, उसके बाद फिर वेल्थ स्टेटमेंट बनानी होती है कि ये एसेट है, और एक रिकॉन बनानी होती है ओपनिंग से क्लोजिंग एसेट्स को रिकंसाइल करने के लिए, तो वो भी आपकी उसमें पूरी प्रॉपर डिस्क्लोज हो रही हो। अगर आपने ये सब चीज़ें की हुई हैं तो इसका मतलब है आपका रिटर्न ऑफ इनकम कंप्लीट है और आपका वो असेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं। आप उसको एफबीआर का जो कमिश्नर है वो उसको असेसमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, तो एफबीआर का कमिश्नर है उसके पास जो है वो डीम्ड राइट्स होते हैं, एम्पावर होता है कि वो आपकी असेसमेंट को चेंज कर सके, जो उसको उसकी बेस्ट ऑफ जजमेंट के हिसाब से अपनी जजमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सके वो कमिश्नर, और जो इनकम वो समझता है वो आपकी इनकम टैक्सेबल कर दी जाए। ये उस सूरत में होगा जब आपने आपको रिटर्न सबमिट करने का नोटिस आया और आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, या आपको फाइनल स्टेटमेंट फाइल करनी थी आपने वो नहीं की, या वेल्थ स्टेटमेंट आपको फाइल करने का बोला गया आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, या आपके ऑडिट खुल गया और आप में ऑडिट में आपसे चीज़ें मांगी गई, अकाउंट्स मांगे गए, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन आपने वो रिकॉर्ड कमिश्नर को प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर कमिश्नर के पास ये इख्तियार होगा, पावर होगा कि वो अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से जो उसको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो टैक्स लायबिलिटी आपकी वो दिखा दे और उसके हिसाब से आपसे टैक्स मांग ले, ठीक है। उस सूरत में आपको वो टैक्स उतना टैक्स जितना वो असेसमेंट में आ गया है जो कमीशन जजमेंट के हिसाब से किया है वो पे करना पड़ जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, और जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और असेसमेंट ऑर्डर में जो है वो दिए, जब वो असेसमेंट ऑर्डर अगर एफबीआर को इशू करेगा अपनी पावर की बेस पे, बेस्ट जजमेंट की बेस पे, तो उसमें लिखा होगा कि आपका टैक्सेबल इनकम कितनी है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, और उसमें से आप कितना टैक्स पे कर चुके हैं, और अब आपका ड्यू टैक्स कितना है वो भी लिखा होगा। और अगर आपकी असेसमेंट अगर कमिश्नर ने पास की है तो उसको उसके ऊपर आपको क्या क्या राइट्स हैं, आप उसको अपील कर सकते हैं, उस अपील को कैसे करना है, कितने दिन में करना है, उसके बारे में भी उसका पूरा उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर वो कमिश्नर जिक्र करेगा। अच्छा, ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है ये 5 साल के अंदर इशू की जाएगी, जिस साल से पर्टेन करती है जिस टैक्स ईयर से उसके 5 साल के अंदर इशू की जाएगी। अच्छा, अगर तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर आपकी असेसमेंट टैक्स ईयर 2014 से पर्टेन करती है, आपने 5 साल में टैक्स ईयर 2019 तक आपने वो रिटर्न फाइल ही नहीं करा, वो आपको नोटिस भेजते रहे, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने टैक्स ईयर 2020 में जाके 14 का रिटर्न फाइल कर दिया कि यार अब तो 5 साल हो गए, अब तो मेरी कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास नहीं हो सकती। उस सूरत में जब आपने 5 साल तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, छठे साल में 7वें साल में किया है, तो वो उस टैक्स ईयर से 10 साल तक, यानी कि टैक्स ईयर 2014 से लेकर टैक्स ईयर 2023-24 तक ये कमिश्नर को राइट हासिल होगा कि वो अगले 10 साल से पहले पहले आपकी उस असेसमेंट के ऊपर बेस्ट जजमेंट पास कर सकता है, अगर आपने 5 साल के अंदर वो रिटर्न सबमिट ही नहीं करा है तो। अच्छा, अगर आपने जो है वो रिकॉर्ड नहीं दिया या कमिश्नर को लगा कि आपने जो रिकॉर्ड सबमिट किया है वो रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है, आपने सारी चीज़ें कमिश्नर को डिस्क्लोज नहीं की हैं, और अगर कमिश्नर ने कोई असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया तो आपके पास अपील का राइट होता है कि आप उस असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर दें, उसके खिलाफ अपील कर दें, ठीक है। अच्छा, अपील ज़्यादातर कब अराइज होती है? अपील अराइज होती है जब कोई डिसएग्रीमेंट होता है टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के बीच में, कि टैक्स कितना बनना चाहिए, टैक्स लायबिलिटी कितनी बननी चाहिए, टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए, या उससे रिलेटेड डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी कितनी होनी चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादातर अपील
फाइल होती है, जब ये डिसएग्रीमेंट आता है टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के बीच में, तो फिर टैक्स पेयर या टैक्स कमिश्नर जो है वो अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी जो है वो ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए तो लॉ ने जो है वो एक प्रोसीजर लेट डाउन किया है कि आप किस तरह उस असेसमेंट के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली होता यह है कि जो है कोई एक कंसेंसस रीच हो जाता है कोरस्पॉन्डेंस या डिस्कशन के बाद या मीटिंग के बाद, जो है वो टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर या कमिश्नर के बीच में कंसेंसस रीच हो जाता है और वो डिस्प्यूट सेटल हो जाता है। अच्छा, ये कंसेंसस मुराद वो वाला कंसेंसस नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर केस जो है वो पैसे देकर ही जो है वो हल किया जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर टैक्स कमिश्नर को लगता है कि उसने पेनल्टी गलत कंप्यूट कर दी है और मीटिंग में आप उसको बताते हैं कि मेरी ये पेनल्टी आपने गलत कंप्यूट कर दी है या ज़्यादा दिन चार्ज कर दिए हैं या सेक्शन के हिसाब से आपने पेनल्टी की अमाउंट गलत कैलकुलेट कर ली है, तो फिर वो टैक्स कमिश्नर जो भी ऑफिसर होता है वो अपनी असेसमेंट को रिवाइज कर देता है और वो पेनल्टी की अमाउंट को चेंज कर देता है। या अगर आपने कोई चीज़ प्रोवाइड की थी या किसी एक्सपेंस का सपोर्ट प्रोवाइड किया था और वो कमिश्नर ने देखा नहीं और उसको देखे बगैर जो है उसको आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया, हालांकि वो आपका वैलिड बिजनेस एक्सपेंस था, और आप प्रूफ दे देते हैं कि भाई ये मेरा एक्सपेंस था, ये ऑफिशियल एक्सपेंस था, बिजनेस रिलेटेड था, बैंकिंग चैनल के थ्रू था, आपने इसको क्यों डिसअलाउ कर दिया, उसको लगता है कि हाँ कमिश्नर की लेवल पे ही कोई मिस्टेक या ऑफिसर की लेवल पे कोई मिस्टेक हुई है, तो दोबारा उसको वो एज अ एक्सपेंस अलाउड कर देते हैं और फिर आपका असेसमेंट रिवाइज कर देते हैं। तो ये जनरली जो है वो जब आप टैक्स ऑफिस विजिट करते हैं और उनसे कोरेस्पॉन्डेंस करते हैं, आईरिस के थ्रू करें, चाहे वहाँ विजिट करके एफबीआर के ऑफिस करें, जाके विजिट करके करें और उनसे डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो बेसिकली जो है वो कोई बीच का कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाता है और उसकी बेस पे जो है फिर वो टैक्स लायबिलिटी या असेसमेंट रिवाइज हो जाती है। लेकिन उससे मुराद जो है वो वाली सेटलमेंट नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं और कुछ लोग जेन्युइन टैक्स भी पे करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो है वो अपील राइज होगी, हमने बात कर ली कि ये डिस्प्यूट के केस में होता है कि जब डिस्प्यूट हो टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान, तो जब जो है ये अपील फाइल होती है। लेकिन ये अपील कब फाइल होगी, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट हैं जिसकी केस में जो है ये अपील फाइल होगी। अच्छा, बेस्ट जजमेंट मेड बाय टैक्स पेयर और टैक्स कमिश्नर ने जो है बेस्ट जजमेंट पास कर दिया, ये हमने जिक्र कर दिया कि उसके पास एम्पावरमेंट होती है कि वो आपकी टैक्सेबल इनकम को देख के, आपके रिकॉर्ड को देख के, आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए उसकी बेस पे कोई बेस्ट जजमेंट पास कर दे। अगर वो बेस्ट जजमेंट पास करती है और आप उससे इख्तिलाफ करते हैं तो आप जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो है कोई असेसमेंट अमेंड कर दी, आपने असेसमेंट कमिश्नर ने कहा कि आपके जो है वो रिटर्न जो है वो सही नहीं है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं, आपने उसकी बेस पे जो है अमेंडमेंट कर दी है और उसके ऊपर जो है वो अपील फाइल उसके ऊपर भी हो सकती है। अगर कोई ऑर्डर पास हो गया जिसमें जो है इंडिविजुअल को जो है वो टैक्स पे करने का बोला जा रहा है, लायबल करार दिया जा रहा है कि आपने इतना टैक्स पे करना है या जितना टैक्स आपने जो है वो डिडक्ट करना था या कलेक्ट करना था विथहोल्डिंग का, वो आपने कलेक्ट नहीं किया, डिडक्ट नहीं किया, तो उसकी बेस पे भी जो है वो अपील फाइल हो सकती है। अच्छा, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका कोई रिलेटिव है, उसको उसका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव करार दिया जा रहा है कि ये जो है उसी नॉन रेसिडेंट के बदले ही यहाँ पर जो है पैसे रिसीव कर रहा है, पाकिस्तान सोर्स इनकम जनरेट कर रहा है उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में। अगर कोई ऐसा केस है तो उसमें भी जो है वो अपील फाइल की जा सकती है। या अगर कोई ऑर्डर है जिसमें वो उनकी जो है टैक्स पेयर वालों की जो है वो जेन्युइन गलती है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ भाई ये हमसे गलती हो गई है और जो है वो ये एक्सपेंस जो है वो मेरा जेन्युइन एक्सपेंस तो, और वो अलाउ नहीं कर रहा है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो उस केस में भी आप जो है वो कमिश्नर अपील के पास जो है अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अपील की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिनमें आप अपील फाइल कर सकते हैं, फोरम क्या क्या हैं अपील के, जो है वो आप एक तो कमिश्नर अपील के पास जो है अपनी अपील फाइल करवा सकते हैं। एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है एफबीआर में, आप उसके पास जो है अपनी अपील फाइल करवा सकते हैं। या आपको अगर एफबीआर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा और वो बार बार आपसे टैक्स का ही मुतालबा कर रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आपके पास टैक्स पेयर के बाद यहाँ तक भी ऑप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एफबीआर की जजमेंट को चैलेंज करते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर जो है वो इंडिविजुअल तो नहीं, कंपनी केस में होता है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें जो है वो कंपनीज जो है वो एफबीआर के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस को लेके चली गई, अपील के फाइल कर दी है, और वो जब तक वो केसेस वहां पर पेंडिंग है तो जब तक एफबीआर उनसे कोई पैसे ले नहीं सकता।
अच्छा, अपील का जो है वो टाइम फ्रेम क्या होगा? अगर कोई कमिश्नर ने आपका जो है ऑर्डर पास कर दिया है, बेंच जजमेंट पास कर दी है, असेसमेंट पास कर दी है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो अपनी जो है अपील जो है फाइल करनी है। हाँ, अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई जो है कोई खास वजह थी, या आप पाकिस्तान में नहीं थे जब ऑर्डर आया, या कोई और वजह थी, या आप बीमार थे, तो उस सूरत में आपको एक्स्ट्रा डेज भी कमिश्नर दे सकता है अपील फाइल करने के लिए। लेकिन वो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो वो आपको अपील के लिए मजीद दिन भी दे सकते हैं कि आप अपनी अपील को 30 के बदले 50 दिन या 60 दिन या जितने भी दिन वो अलाउ करें, उसमें अपील आप फाइल कर दें। ठीक है। अच्छा, अगर आपने को अपील फाइल करनी है, आप किसी जो है टैक्स पेयर के जो है वो ऑर्डर से इत्तेफाक नहीं करते और अपील में जाना चाहते हैं, तो आपको अपील के लिए जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट देनी होगी। एक तो उसका प्रिस्क्राइब फॉर्म है, आयरिस के ऊपर भी उसका फॉर्म अवेलेबल है। असेसमेंट में आप जाके देखेंगे तो उसका फॉर्म है, आप उसमें जाके वहाँ जाके उसको फिल कर दें तो भी अपील फाइल हो जाएगी। उसमें आपको टैक्स ईयर वगैरह और जो नोटिस आया था वो आपको जमा कराना होगा, और वो अपील आप वहाँ भी फाइल कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई नोटिस आया हुआ है तो नोटिस आपके पोर्टल में इनबॉक्स में होगा, आप उसका पीडीएफ बना के उसको भी साथ में अटैच कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आपको एक तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए अपील, दूसरा यह कि आपको ग्राउंड्स बताने होंगे, आप किस बेसिस पर अपील करते हैं। किसी एक्सपेंस से जो है आप कमिश्नर के इत्तेफाक नहीं करते, या उन्होंने जो है वो टैक्स रेट गलत लगा लिया, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते, या ऐसी इनकम जो आपकी इनकम नहीं है वो आपकी इनकम के हेड में चार्ज करती है, उससे इत्तेफाक नहीं करते। ये आपको ग्राउंड्स बताने होंगे, उसकी एक समरी बतानी होगी कि आप टैक्स कमिश्नर की किस किस बात से ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है। और अगर आप खुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और अपील फाइल करवाना चाहते हैं, तो और अभी पाकिस्तान में आपका आने का इरादा नहीं है, और आपका जो है किसी पिछले साल का ऑडिट खुल चुका है और आप अपील फाइल करवाना चाहते हैं, तो अगर आप किसी बंदे को ऑथराइज कर रहे हैं, कंसल्टेंट को कर रहे हैं, अपनी किसी रिलेटिव को कर रहे हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम पर वो भी आपने अपील के साथ जमा कराना होगा कि मैं इस बंदे को ऑथराइज करता हूँ, पावर देता हूँ कि मेरे बिहाफ पे अपील में प्रेजेंट हो और मेरे केस को डिफेंड करे। ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन के अपील की एक बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि आपने जो टैक्स जो आप खुद समझते हैं कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम के टाइम पे टैक्स जो देना चाहिए था, और अगर आपने वो टैक्स ही पे नहीं किया है, तो आपकी अपील वैसे ही इनवैलिड हो जाएगी। जितना टैक्स आपको आपको पे करना था, अगर आपने वो टैक्स ही पे नहीं किया, तो आपकी अपील अपील ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी। वो अपील को आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। अच्छा, फिर प्रोसीजर होगा क्या? अगर आपने कमिश्नर अपील के पास अपील की है तो वो एक दिन फिक्स करेगा, उसमें जो है टैक्स पेयर को भी बुलाया जाएगा, टैक्स कलेक्टर यानी कि जो कमिश्नर होगा जिसने असेसमेंट पास की है उसको भी बुलाया जाएगा, और फिर वो दोनों के क्वेरीज को, दोनों के जो है वो जवाब को सुनेगा, और फिर जो है वो कमिश्नर अपील जो है वो फैसले का डिसीजन देगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपने जो है वो अगर आपने आपसे जो है ऑडिट खुल गया है और आपकी असेसमेंट पास हो चुकी है और आप अपील में चले गए हैं, तो इसमें ये होता है कि अगर आपने जो आपसे टैक्स डिमांड किया गया है, अगर तो आपने वो टैक्स 10% ऑफ वो डिमांड आपने पे कर दी है, और आप अपील में चले गए हैं और आपकी अपील पेंडिंग है, तो जब तक उस अपील का कोई फैसला नहीं आता, आपसे टैक्स वाले कोई रिकवरी नहीं कर सकते, आपसे कोई पैसे नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसकी असेसमेंट खुल गई और आपको उन्होंने मजीद आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ा दी और 1 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ड्यू आपका निकाल के आपको कह दिया, ऑर्डर पास कर दिया कि आप ये पे करो, आपको करना ये होगा कि आप अपील फाइल कर दें। 10% तक जो है वो आप उसकी टैक्स को जो है वो लायबिलिटी को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा दें, चालान बना के उसको पे कर दें, और 90% को आप रहने दें और अपील कर दें। तो जो टैक्स वाले होंगे, जब तक अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता, वो आपसे 90% में से कोई भी अमाउंट को कलेक्ट नहीं कर सकेंगे, आपसे उसका तकाजा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अगर तो आपका कोई अपील खुल गई है आपके किसी आपने अपील फाइल कर दी है किसी असेसमेंट के खिलाफ, तो और कमिश्नर जो अपील है उसने अगर डिसीजन ले लिया, तो बेसिकली अपील के 4 तरह के डिसीजन होते हैं। ठीक है। एक तो ये कमिश्नर अपील जो है वो ये फैसला कर लेता है कि जो आपने अपील की है वो आपकी अपील जो है ना वो वैलिड नहीं है, और जो कमिश्नर ने फैसला किया था वही फैसला बिल्कुल ठीक है, और जो अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से उसने जितना टैक्स मांगा था उतना ही टैक्स बनता है, यानी कि अगर लाख रुपए मांगा है तो आपने वही लाख रुपए जमा कराने हैं, आपकी अपील रिजेक्ट हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है अपील में, दूसरा जो डिसीजन आता है वो ये होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जो कमिश्नर ने बोली है वो अगर एक्स्ट्रा लाख रुपए बोली है,
तो ये कहते हैं कि नहीं आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी नहीं बनती, वो रिड्यूस हो जाती है, 50% हो जाए, 60% हो जाए। कुछ एक्सपेंसेस ये आपको अलाउ कर दिए, कुछ इनकम जो उन्होंने एक्स्ट्रा डाली थी वो उन्होंने रिड्यूस कर दी, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि उन्होंने मजीद कोई चीज़ निकाल ली और आपकी टैक्स लायबिलिटी को मजीद बढ़ा दिया, यानी कि आपको लेने के देने बढ़ गए, आप गुनाह बख्शवाने गए थे, आपको जो है वो रोज़े भी गले आ गए, और जो है वो आपकी 1 लाख के बदले आपको 2 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी आपकी उन्होंने मजीद बढ़ा दी, आपको 2 लाख रुपए जेब से देने पड़ जाएंगे। चौथा ये होता है कि वो ये कह दें कि भाई ये जो असेसमेंट जो पास किया था कमीशन ने वो नल एंड वॉइड है, और जो है वो आपके खिलाफ जो असेसमेंट है उसको वो ख़त्म कर दें, और उसकी उसके रीज़न होते हैं कि वो किस बेसिस के ऊपर उसको नल एंड वॉइड कर दें। एक ये कि जो है कमिश्नर की ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगती थी, जिस कमिश्नर ने आपको नोटिस दिया वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन का था ही नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि नोटिस जो है वो गलत तरीके से सर्व किया गया, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं किया गया, घर पे कर दिया गया, या जो आप बिजनेस का वो ऑफिस जो बंद कर चुके थे वहाँ नोटिस आपको भेज दिया गया और फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई, ठीक है। और यह असेसमेंट जो है वो केस मेरे से पर्टेन ही नहीं करता था, किसी और का केस मेरे ऊपर ठोक दिया गया, या असेसमेंट गलत टैक्स ईयर में पर्टेन कर, यानी कि अगर एक एक्सपेंस टैक्स ईयर 2014 से पर्टेन करता था इनकम, उसको टैक्स ईयर 2015 के ऑडिट में डाल के मुझे बोल दिया गया कि उसके ऊपर आप टैक्स पे करो। ऐसे ऐसा भी बहुत से केसेस में हुआ है, और इस तरह की भी हरकतें हो जाती हैं, वो फिर आपने अपील में जाके उसको डिफेंड करना होता है। अच्छा, अगर तो यह कमिश्नर अपील ने जो है वो डिसीजन ले लिया और जो है आपकी टैक्स लायबिलिटी या तो उतनी ही रही या मजीद बढ़ गई, और आप चाहते हैं, आपको अभी भी लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर आप उसको उस अपील को आगे कमिश्नर अपील के बाद जो है आप पहले ट्राइब्यूनल में भी ले जा सकते हैं, और अगर आप वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। ये टैक्स पेयर के पास राइट होता है, ठीक है। और इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने किसी भी साल का आपका ऑडिट खुल गया है, आपको नोटिस आ गया है, तो एक तो सबसे पहले आप अपने पोर्टल पे आयरिस पे लॉगिन कर लें। वो जो नोटिस खुला आया होता है आपको, सेम टू सेम नोटिस आपके इनबॉक्स के अंदर, आयरिस में इनबॉक्स के अंदर पड़ा होता है। अच्छा, जो नोटिस होता है उसके ऊपर ड्यू डेट लिखी हुई होती है कि आपने किस डेट के ऊपर किस डेट तक आपने उस नोटिस का जवाब देना है, उस नोटिस का जो है वो रिस्पॉन्स एफबीआर को सबमिट करवाना है। अच्छा, उसमें जितनी जितनी चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, एक तो पहले ये है कि आप उन चीज़ों को अरेंज कर लें, वो सारी चीज़ें ही मांग लेते हैं। अगर किसी साल का वो आप ऑडिट खोलते हैं और अगर आपकी बिजनेस इनकम है, सारी जो है परचेज, सेल, सारे सप्लायर्स की डिटेल्स, सारे कस्टमर की डिटेल्स, उनके सीएनआईसी, सेल इनवॉइसेस, आपकी बुक्स, कैश बुक, आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें ही आपसे मांग लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड जिस साल आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस वक्त से ही मौजूद हो, ताकि जब आपको नोटिस आए तो आपको ख्वारी ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो कि उसमें जो ज़्यादातर टाइम होता है, ड्यू डेट होती है, वो 7 दिन से 14 दिन होते हैं, और जब नोटिस आपको रिसीव होता है टीसीएस तो उसमें ही 3-4 दिन लग जाते हैं। तो उसमें फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। खैर, ये एक ऑप्शन होता है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, बीमार हैं, या कोई और कोई इशू है, तो आप उनसे उस नोटिस में का जवाब देने में एक्सटेंशन मांग सकते हैं। उसका भी तरीका यही होता है कि आपने पोर्टल में इनबॉक्स में जाना है, उसको सेलेक्ट करना है, उसके रिप्लाई में जाना है, और फिर वहाँ जाके अगर आप अभी अपनी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है तो आप कमिश्नर को एड्रेस कर दें, रीज़न बता दें, आपका जो है जिस बेसिस के ऊपर आप जो है वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, और नंबर ऑफ डेज बता दें कि आपको कितनी डेज की एक्सटेंशन इस जवाब को दाखिल कराने में चाहिए, फिर वो आप उसको सबमिट कर दें। वो अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर आपको उतने दिन का मजीद टाइम मिल जाएगा, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर दें, और फिर जब आपकी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए तो सबमिट कर दें। अच्छा, नोटिस आपका जैसे मैंने आपको बताया कि वो इनबॉक्स के अंदर आ जाएगा, आपने इनबॉक्स में जाना है, उस नोटिस को सेलेक्ट करना है पोर्टल पे अपने, और उसका रिप्लाई कर देना है। जैसे ही आप रिप्लाई करेंगे आपके पास एक टैब खुल जाएगा जहाँ पे आप कमिश्नर एड्रेस करके जो भी आप अपनी क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अटैचमेंट के ऑप्शन में उसमें कॉर्नर में फिर एक टैब होता है अटैचमेंट का, वहाँ जाकर आप सारी बैंक स्टेटमेंट, अपनी कैश बुक, जो आप समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने इस टैक्स ईयर की एफबीआर को प्रोवाइड करनी है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी साल का ऑडिट खुल जाए, कोई आपको नोटिस आ जाए, तो घबराने की बात नहीं है। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसको सही तरह से अरेंज करें। जो रिकॉर्ड आपका मिस हो चुका है उस रिकॉर्ड को दोबारा की बेसिस पे प्रिपेयर कर लें, पीछे से जाके आपने वो रिकॉर्ड को सही तरह से अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अगर आप किसी वजह से आपको रिकॉर्ड मिस हो गया है, जल गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, गुम गया है, तो वो सेल इनवॉइस से दोबारा से आप जो है वो बना लें, उनका पूरा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करें, और फिर जो है वो उसको स्कैन करके या एफबीआर के ऑफिस में जाके पूरी फाइल बनाकर आपको सबमिट कर दें। वैसे देखें, होता ये है
कि लोग ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आपका फाइल का जो है वो पेट भरा हुआ होगा, उतने कम चांसेस हैं कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। मिसाल के तौर पे आपका ऑडिट खुल गया और आपसे बहुत सारी चीज़ें मांग ली गई कि जो है वो कस्टमर की इनवॉइसेस भी दे दो, कस्टमर के जो है सीएनआईसी भी प्रोवाइड कर दो, जो आपके पास एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, आपने उनके एक्सपेंसेस सैलरी के लिए उनके सीएनआईसी दे दो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की डिटेल्स दे दो, स्टेशनरी जो परचेज की उसकी डिटेल, रेंट अगर आपने रेंट एक्सपेंस क्लेम किया है तो रेंट एग्रीमेंट दे दो, और रेंट के ऊपर आपने अगर अपने लैंडलॉर्ड का टैक्स काटा है तो वो दे दो, सैलरी के ऊपर जो टैक्स काटा है उसके प्रूफ दे दो। अगर आपसे ये सब चीज़ें मांगी गई हैं, कैश बुक मांगी गई हैं और आप सिर्फ जो है वो फाइल बना के अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा के चले जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके खिलाफ जो है वो कमिश्नर बेस्ट जजमेंट पास कर देगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन है, जिस भी फॉर्म में है, उसको बेहतर से बेहतर करके सारी चीज़ों को अरेंज करके और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जिस तरह उन्होंने मांगा है उन सब की पहले एक समरी बना ली जाए। मिसाल के तौर पे सैलरी की डिटेल मांगी, आपने सारे इंडिविजुअल की एक एक शीट बना ली कि उनकी इस महीने में इतनी इतनी सैलरी थी, टोटल सैलरी एक्सपेंस एक एम्प्लॉय का इतना है, उनकी अलग अलग शीटें बना ली और एक समरी बना ली कि ये एम्प्लॉय है, ये सीएनआईसी है और उनके साल की ये सैलरीज थी, और वो सैलरी जो आपकी सैलरी एक्सपेंस जो आपने अपने रिटर्न में डाला है उससे वो अमाउंट पूरी मैच हो रही हो, आगे पीछे नहीं हो, ऐसा नहीं फिर बाद में वो अमाउंट मैच ना हो और फिर आपको बाद में परेशानी का सामना हो। तो पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर तैयारी करके उसके बाद आप जाएं और फाइल को सबमिट कराएं। इंशाल्लाह हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं, हमने उनकी पूरी फाइल प्रॉपर बनवा के एफबीआर में सबमिट की और उसके बाद उनके नोटिस जो है वो विड्रॉ भी हो गए और उनके जो टैक्स ऑडिट है वो खत्म भी हो गए, डिस्ट्रॉय भी हो गए, उनको कोई टैक्स पेनल्टी नहीं लगी। कुछ केसेस में जो है जहाँ वाकई जो है वो उन्होंने टैक्स कम पे किया था या अपनी इनकम छुपाई थी या एक्सपेंसेस जो है वो कैश में किए थे और उनको क्लेम कर रहे थे, तो उस सूरत में क्लाइंट्स ने हमारे टैक्स भी पे भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि जो है वो टैक्स नहीं पे किया, तो टैक्स पे भी करना पड़ जाता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी है और आपने जो है जितना आपका टैक्स बनता है वो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आपके पास चीज़ें पूरी मेंटेन्ड है, प्रॉपर फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो अगर ऑडिट खुल भी गया तो भी कोई आपको दिक्कत या परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ ही जो है ये हमारी जो है वो सारी वीडियोस जो है वो मुकम्मल होती हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग टैक्स ईयर 2020 का रिटर्न अपना खुद फाइल कर लेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का आपका पुराने किसी सालों का ऑडिट खुलता भी है तो इंशाल्लाह आप लोग इतने जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे कि पोर्टल पे खुद ही अपना जो है वो नोटिस पढ़कर उसका जवाब भी दे सकें और आपको किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं हो। अगर आपको हमारी किसी भी चीज़ में कोई हेल्प की ज़रूरत हो या किसी वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो मेरा नंबर आप लोग के पास मौजूद है। और अगर आपको कोई आपके कोई बड़े लेंथी क्वेश्चंस हो किसी वीडियो से रिलेटेड तो आपको मैं हमारी फर्म की ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप हमसे अपने ईमेल करके पूछ सकते हैं। या वैसे भी अगर आपको कोई सर्विस चाहिए हो हमारी फर्म से या किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से हेल्प करें। उम्मीद है जो है आपको जो है हमारी सारी वीडियोस जो है वो पसंद आएंगी और इंशाल्लाह आप जो है वो अपना रिटर्न खुद फाइल करने के लिए इंशाल्लाह एलिजिबल हो जाएंगे सारी वीडियोस देखने के बाद। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।